हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट एस्केरिस लुम्ब्रिक क्वैड्स। देखिए, एस्केरिस लुम्ब्रिक क्वैड्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो एस्केरिस लुम्ब्रिक क्वैड्स के बारे में कुछ इसके स्पेशल फीचर्स को जानेंगे, किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग समझेंगे। एस्केरिस लुम्ब्रिक क्वैड्स अगर बात किया जाए तो यह एनिमल किंगडम में फाइलम नेमेटोहेल्मिन्थीज का एक सदस्य होता है, जिसे हम लोग राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिक क्वैड्स की अगर बात किया जाए तो यह जो है ये मोनोजेनेटिक होता है। मींस ये जो है हम कह सकते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिक क्वैड्स जो है ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है कि अपनी ये टोटल जो होल लाइफ साइकिल है, वो होल लाइफ साइकिल किसी एक होस्ट पर ही कंप्लीट करती है। इस प्रकार के जो लाइफ साइकिल होते हैं उसको हम लोग मोनोजेनेटिक के नाम से जानते हैं। इसका जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है वो होता है मैन, और मैन में यह जो है एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है। मैन में यह जो है एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो ये शरीर के अंदर एंडो में होता है इनर पैरासाइट मींस परजीवी, यानी ये हमारी बॉडी के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये वहां से अपना न्यूट्रिशन जो है प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर दूसरा इसका एक जो मेन फीचर है, तो पहला तो ये होगा कि दीज आर मोनोजेनेटिक पैरासाइट, एंड सेकेंड इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये जो होते हैं ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीन्स होता है यहाँ पर एक्सटर्नली जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, मींस उसमें डिफरेंस हो सकता है। मींस कह सकते हैं कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल एंड फीमेल ये सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। सेकंड इसका जो फीचर होता है वो जो है यार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। अगर हम इसके देख करके जनरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके अगर हम फिगर यहाँ पर बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिगर होता है, जैसे फिगर बना रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक मेल का फिगर बना रहा है, ये मान लिया एक मेल है, मेल, और एक इधर फीमेल का फिगर बना देते हैं, ये फीमेल है। देखिए दोनों में अगर अंतर करना है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो मेल है ये मेल वाला है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो अगर दोनों में डिफरेंस की बात की जा रही है तो आप देख रहे हैं कि जो मेल होता है ये शॉर्ट होता है, शॉर्टर है, और साथ में यह जो है ये ब्रॉड होता है। शॉर्ट के साथ साथ ये ब्रॉड होता है ये। जबकि फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल आप देख रहे हैं कि लॉन्गर होता है और थिनर होता है, मतलब पतला होता है, लॉन्गर एंड थिनर होता है। सबसे ऊपरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इसके दोनों के ऊपरी भाग पर जो होता है यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ पाया जाता है। इसी माउथ के ठीक नीचे एक और पोर होता है, इसी माउथ के नीचे एक पोर होता है जिसे एक्सक्रीटरी पोर के नाम से जानते हैं। ये एक्सक्रीटरी पोर माउथ के जो पोर होता है उसके नीचे होता है, और यदि फीमेल है तो फीमेल में इसी एक्सक्रीटरी पोर के नीचे एक और पोर होता है जिसे हम लोग जेनाइटल पोर के नाम से जानते हैं। जेनाइटल पोर, या इसको आप कह सकते हैं वल्वा भी इसको कह सकते हैं। तो जेनाइटल पोर होता है। अगर ये मेल है, इसको सेंस कर दे, इसको मेल है तो यहाँ पर एक क्लोएका पाया जाता है, इस चीज को भी आप कहते हैं क्लोएका पाया जाता है। जबकि अगर फीमेल है तो फीमेल में यहाँ पर एनस उपस्थित होता है, फीमेल में एनस पाया जाता है, जबकि मेल में क्लोएका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी क्लोएका के समीप में यहीं पर जो है एक पीनियल सीटी पाया जाता है। मेल में पीनियल सीटी होता है,
ये जो पीनियल सीटी होता है, अगर इसके बात किया जाए, जो पीनियल सीटी है ये कॉपुलेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है पीनियल सीटी। ये तो इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं जो मेल एंड फीमेल होते हैं। आप देख सकते हैं कि मेल जो होता है वो शॉर्टर है और थोड़ा सा ब्रॉड है, जबकि जो फीमेल है वो लॉन्गर है एंड थिनर होता है। दूसरा कैरेक्टर, एक्सक्रीटरी पोर के नीचे फीमेल के जेनिटल पोर पाया जाता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मेल में पीनियल सीटी पाया जाता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जबकि फीमेल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। मेल के अंतिम पोर्शन पर यानी जो कह सकते पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पर क्लोएका प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल के पोस्टीरियर रीजन में एनस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें इसके माउथ की, तो इसका जो माउथ होता है वो एक त्रिभुजाकार ट्राइंगुलर शेप का होता है, त्रिभुजाकार आकृति का होता है। इस तरह से आप बढ़ा दे रहे हैं इसको, एक त्रिभुजाकार आकृति का इसका माउथ होता है। ये जो माउथ होता है इसका, ये तीनों ओर से, ये तीन तरफ से जो है लिप के द्वारा घिरा होता है। ये जो ऊपर होता है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल लिप, जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे डॉर्सल लिप कहते हैं, डॉर्सल लिप। इसके अलावा इसमें जो है दोनों जो वेंट्रोलैटरल पार्ट होता है उस पर भी दो लिप प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, इसमें भी सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है, ये दोनों, इसे वेंट्रो लैटरल लिप होता है। एक्चुअल में जो वेंट्रोलैटरल लिप होता है इस पर डेंटिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, मतलब कुछ जो है एक कह सकते हैं कि थोड़ा नुकीला स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है। चूंकि अब मेरे साथ ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि एंडोपैरासाइट, दे आर एंडोपैरासाइट होते हैं। तो एंडोपैरासाइट होने के कारण ये किसी पार्ट से जब हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से चिपकने के लिए इसके माउथ में कुछ इस प्रकार के ऑर्गन पाए जाने चाहिए, जिससे कि वो आसानी से उससे चिपका रहे और जब भोजन के जो उसमें वेस्ट मटेरियल जब निकले तो उस वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर ना निकल पाए, तो इसलिए वहां पर ये पाया जाता है। तो इसमें जो बाहर की ओर जो अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक डेंटिकुलर जो है सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये डेंटिकुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, डेंटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होता है। और इसमें ये जो सभी देख रहे हैं ये सेंसरी ऑर्गन इसमें पाया जाता है। ये सेंसरी ऑर्गन का काम होता है, इस डेंटिकुलर को हम इधर लिख देते हैं क्योंकि इसमें और थोड़ा सा को क्लियर करना है, तो इधर भी हम लिख सकते हैं डेंटिकुलर सेल, डेंटिकुलर सेल पाया जाता है। जबकि सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन करता क्या है कि जैसे कोई भी केमिकल रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसके प्रति यह जो है संवेदनशील होती है। इस चीज को तो इसको हम लोग कहते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन है ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। इसको जो है कह सकते हैं ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। तो जो सेंसरी ऑर्गन होता है ये सेंस का काम करता है। किसी भी मान लेते हैं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस आता है जिसको ये पहचानने की क्षमता इसके पास होती है और क्षमता के साथ साथ उसको आसानी से पहचान सकता है, तो ये इसका सेंसरी ऑर्गन का मेन रोल होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है। ये अगर मेल की बात करें तो मेल का जो पोस्टीरियर रीजन होता है, अगर हम उसकी केवल बात करें, जो पोस्टीरियर रीजन है मेल का जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसके अगर हम फिगर की बात करें, जैसे ये बना दे रहे, ये मेल का पोस्टीरियर रीजन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं जिससे कि आसानी से आप इसको समझ सके ये चीज। तो यहाँ पर एक क्लोएका पाया जाता है, मैंने जस्ट लिखा है क्लोएका प्रेजेंट होता है मेल में, जो मेल का पोस्टीरियर रीजन है। जो क्लोएका की जस्ट ऊपर की ओर, ऊपर की ओर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है प्री कैवल पैक्ली प्रेजेंट होता है, प्री कैवल पैक्ली प्रेजेंट होता है, जबकि अंदर की ओर नीचे की ओर जो यहाँ पर पोस्ट कैवल पैक्ली पाया जाता है। एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक एम्फाइट्स की बात होती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि एम्फाइट्स क्या होते हैं, तो ये भी आप जब एम्फिट्स इसको क्या कहते हैं, फास्फेट इसको कहते हैं। तो एक्चुअली जो इसका सेंसरी ऑर्गन होता है इसको हम एम्फिट्स भी कह सकते हैं, इसको एम्फिट्स भी कहा जा सकता है। इस बात को भी शायद रखिएगा, तो इसका सेंसरी ऑर्गन को एम्फिट्स भी कह सकते हैं। या इसको जो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पोस्ट कैवल
कैवल पैपिली और एक प्री कैवल पैपिली से प्रेजेंट होता है, उसके बीच में क्लोएका होता है, यहीं पर अपना इसका जो है जो यहाँ पर पीनियल सिटी होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गए इसके एक्सटर्नल फीचर की, यानी कि एक्सटर्नली देख लिए। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल पार्ट की। जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है जो कॉमनली प्रेजेंट होता है, इंडिया में सबसे अधिक पाया जाता है, उस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का यह तो हो गया एक्सटर्नल फीचर के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि उसके मेल एंड फीमेल कैसे हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर जो है जो उसके इंटरनल फीचर है, उस इंटरनल सेलेक्ट फीचर के बारे में यहां पर समझेंगे। तो हटा देते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो उसका फिर से पढ़ लीजिएगा, यहां तक का वीडियो, जिससे आपको क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इसके इंटरनल पार्ट। देखिए इंटरनल ऑर्गन की अगर बात किया जाए, इंटरनल पार्ट कहिए चाहे इंटरनल ऑर्गन कहिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बॉडी कैविटी से। सबसे पहले इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं बॉडी कैविटी। देखिए इसकी जो बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी ब्लास्टोसील से बना होता है। ब्लास्टोसील से बना होता है, इसीलिए इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो स्यूडोसिलोमेट होती है, स्यूडोसिलोमेट होती है। इस चीज को आपको याद करना हमेशा कि ये ब्लास्टोसील से बना है, ब्लास्टोसील कैविटी से बना है, इसीलिए इसकी जो सीलोम होती है वो सीलोम वास्तविक नहीं होती है और उस प्रकार के सीलोम को स्यूडोसिलोम के नाम से जानते हैं। जब बॉडी कैविटी मेसोडर्म से बनती है तब हम उसमें यूसिलोमेट कहते हैं, वो यूसिलोम कहलाता है। यहां पर क्या है, जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी ब्लास्टोसील से बन रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्यूडोसील के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी पहली बॉडी कैविटी हो गई। इसके अलावा अगर मेल एंड फीमेल की बात करें तो इसका नंबर ऑफ सेल्स होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं आर फिक्स होता है। इसमें मेल एंड फीमेल्स में जो कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स होता है वो फिक्स होता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होता है, इस प्रोसेस को हम लोग यूटेली के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग जो है यूटेली कह सकते हैं। तो ये जगह जिसमें भी नंबर ऑफ सेल्स फिक्स होता है उस प्रोसेस को, उस एक कह सकते हैं टर्म जो है यूज करते हैं जिसका नाम है यूटेली, यहाँ पर होता है। तीसरा इसकी अगर बात करें बॉडी वाल की बात करते हैं। तीसरा अगर बात करें तो बॉडी वाल जो होता है इसका, बॉडी वाल, तो बॉडी वाल की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप लोग समझ रहे होंगे कि जब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो उससे उसका जो निर्माण होता है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों से जो है मिलकर के बना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पार्ट से मिलकर बना, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। अगर हम बॉडी वाल की बात करें तो बॉडी वाल जो होता है, बॉडी वाल ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बॉडी वाल जो तीन पार्ट से इसमें पाया जाता है। इसको अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हमें देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी वाल है वो तीन रीजन में बटी होती है। सबसे ऊपर का जो रीजन होता है उसको कहते हैं क्यूटिकल, सबसे ऊपर का रीजन जो होता है उसको कहते हैं क्यूटिकल। उसके बाद जो रीजन होता है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, कहते हैं हाइपोडर्मिस। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग मस्कुलर लेयर के नाम से जानते हैं, मस्कुलर लेयर के नाम से जानते हैं। तो इस तीन पार्ट में बटा होता है। अब तीनों के स्पेशल फीचर जान ले। जो क्यूटिकल होता है ये एंटी एंजाइम का स्राव करता है, एंटी एंजाइमेटिक होते कह सकते हैं। मीन्स यह जो है क्योंकि ये पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमंस के, तो वहां पर पेप्सिन जो सबसे कह सकते हैं ऐसा एंजाइम होता है पेप्सिन जो किसी भी चीज को गला सकता है। तो अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं हमारा पेप्सिन जो है वो इसको नष्ट कर सकता है। तो इसके क्यूटिकल पर एक एंजाइम का स्राव होता है जो कि एंटी एंजाइम होता है, या एक पदार्थ का स्राव होता है जो कि एंटी एंजाइम होता है। और ये एंटी एंजाइम पेप्सिन तक के प्रभाव को निष्क्रिय यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये एंटी एंजाइमेटिक होता है, एंटी एंजाइम का जो है सिक्रीशन ये करने का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। हाइपोडर्मिस जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है
तो इस प्रकार जब कहीं मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंसाइशियल के नाम से उसको जानते हैं। उसमें जो टर्म यूज करते हैं सिंसाइशियल न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं, सिंसाइशियल से कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके मस्कुलर लेयर की बात करें तो केवल एक ही प्रकार का मस्कुलर लेयर होता है और वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें केवल एक ही मस्कुलर लेयर, एक ही प्रकार का मस्कुलर लेयर होता है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर कहलाता है। तो ये इसके बॉडी वाल की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिशन में मैंने जस्ट पहले बताया कि दे आर पैरासाइट, और पैरासाइट में कैसे एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट होते हैं। अब एंडोपैरासाइट होते हैं तो ये एंडोपैरासाइट कहां पर है? ह्यूमन में। मैंने पहले कहा कि ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है और ये एंडोपैरासाइट मैन में होगा, यानी ह्यूमन में होते हैं। तो ये कहां से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे? तो न्यूट्रिशन जो है, जो ह्यूमन है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से अपना न्यूट्रिशन ये प्राप्त करते हैं। और कौन से भाग, क्या उसका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है? तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आता है काइम, उस काइम को यह जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये इसका जो काइम होता है ये इसका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जिसको वो न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये काइम को जो है ग्रहण करता है, ये इसका न्यूट्रिशन होता है। और चूंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है, जो कोई भी अगर एंडोपैरासाइट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर वो एंडोपैरासाइट है उसमें दो तीन फीचर निश्चित रूप से होंगे। सबसे पहला, उसमें एक क्यूटिकल पर एंटी एंजाइमेटिक पदार्थ का सीक्रेशन होगा। दूसरा, उसका जो माउथ पार्ट है या एनल पार्ट कोई भी हो सकता है, तो माउथ पार्ट से एक चिपकने के लिए हुक या सकर्स निश्चित रूप से पाए जाएंगे, जिससे कि वो आसानी से चिपका रहे और वो पानी के साथ, जल की धारा के साथ बह ना जाए। तीसरा, इसमें एग बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें अंडे देते हैं ये, कि जिससे अगर कुछ अंडे बह भी जाए तो भी कुछ अंडे से लार्वा निकल जाए और वो उससे जो है अपना जो अपनी जनरेशन है उस जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तो इसमें कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो एंडोपैरासाइट होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे पार्ट में है जहां पर स्वयं डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट है। जैसे काइम क्या है? काइम जो है डाइजेस्टिव फूड होता है, मैं उसको स्वयं फूड को डाइजेस्ट कर चुका है, बहुत ज्यादा उसको जो है कह सकते हैं एक मोनोमर्स में तोड़ दिया है, तो इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, आसानी से उसको एब्जॉर्ब केवल करना रहता है। तो ये चीज यहाँ पर रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई काम होता नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अलावा एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ये इसमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं, तो कह सकते आर एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। बट इसमें जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो ये यूजुअली एनाएरोबिक कंडीशन में रिस्पायरेशन करता है। जैसे एनाएरोब्स होते हैं, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, बट अगर ये एरोब कंडीशन में दे दिया जाए तो भी ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान देना है कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, बट अगर इनको ऑक्सीजन भी जो है ऑक्सीजन भी यहां प्रदान कर दी जाए तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें वेल डेवलप्ड होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात किया जाए तो इसमें जो है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एच शेप का होता है, ये हम बना सकते हैं यहां पर क्लियर। ये एच शेप आपको दिखाई पड़ता है, एच शेप का होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसमें क्या होता है, एच शेप का होता है और इसमें वेल डेवलप्ड रेनेट सेल प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या होता है कि वेल डेवलप्ड रेनेट सेल प्रेजेंट होता है।
और ये एच शेप का होता है। इस प्रकार की संरचना को हम लोग कहते हैं इसको प्रोटोनेफ्रीडिया। इसको जो है प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। ये प्रोटोनेफ्रीडिया प्रकार का होता है, एच शेप का होता है, स्कैटरी आगे इसमें वेल डेवलप्ड होता है। और ये जो स्कैटरी आगे है इसको जो है रीनेट सेल इसमें वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर रीनेट सेल जिसे हम लोग जो है प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो मैं बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें। रिप्रोडक्शन देखिए, पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो चूंकि मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, पहले बताया जा चुका है कि इसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल सेपरेट है। तो अब ये अलग अलग होते हैं तो इसमें मेल के अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो एनिमल है वो एनिमल ही अलग अलग यहाँ पर है। अगर मैं बात करूं यहां पर मेल की, पहले बात करते हैं मेल की, तो मेल में इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस की संख्या होती है वो एक होती है। मींस इसमें जो है सिंगल टेस्टिस पाया जाता है, इसमें सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है, पहली चीज यहां पर। तो सिंगल टेस्टिस में पाया जाता है। इसके अलावा अब जो सिंगल टेस्टिस होता है इसको हम लोग कहते हैं मोनोडेल्फिक। अगर इसके टर्म का यूज किया जाए तो इसको कह सकते हो मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक के नाम से इसको जो है जानते हैं। इसके अलावा इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फंक्शनल होता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसका जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस का एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है, एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है। और जब किसी का एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है तो उसके लिए एक शब्द का यूज करते हैं जिसको कहते हैं टीलोगोनिक। तो उसको कहते हैं, जब किसी का एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है तो उसको कहते हैं टीलोगोनिक। अब चाहे वो मेल की बात हो रही हो या फीमेल की बात हो रही हो तो वो टीलोगोनिक कहलाएगा। इसके अलावा अगर इसके स्पर्म की बात किया जाए, इसमें स्पर्म जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है और अमीबॉयड इन शेप, अमीबॉयड शेप में जो है ये होता है। तो अमीबॉयड इन शेप में जो है ये होता है। तो ये इसका स्पर्म होता है, स्पर्म नॉन मोटाइल होता है और अमीबॉयड जो है शेप में होता है। अगर इसमें मोटाइलेशन करता भी है तो जैसे अमीबा करता उस प्रकार के यहाँ पर मोटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल की, इसके अलावा बात करें हम लोग फीमेल की, तो फीमेल में जो है 2 ओवरी होती है। ओवरी की संख्या यहाँ पर 2 होती है। जैसे कि वहां पर मोनोडेल्फिक स्थित थे, ऐसे यहां पर हम इसके लिए डाइडेल्फिक शब्द का यूज करेंगे। तो अगर मान लेते हैं जब संख्या 2 होती है उसको डाई यूज करते हैं और 1 है तो उसको मोनोडेल्फिक के नाम से जानते हैं। इसमें भी वही पार्ट है कि ओवरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है। तो मैंने जस्ट ऊपर बताया कि अगर एंटीरियर पार्ट फंक्शनल है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, टीलोगोनिक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये भी टीलोगोनिक होता है। टीलोगोनिक नेचर दर्शाता है क्योंकि इसका जहां पर भी ये वर्ड आता है समझ लीजिए एंटीरियर पार्ट उसमें फंक्शनल होता है। तो ये इसके फीमेल के बात थी, ये दोनों। अब बात करते हैं कुछ अलग स्पीसीज की या अलग जीनस की। कुछ अलग जो है जो निमेटोहेल्मिन्थीज है, उस निमेटोहेल्मिन्थीज में कुछ अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं एक जीनस है रोडाइटिस। रोडाइटिस, रोडाइटिस। देखिए रोडाइटिस की अगर हम लोग बात करें यहां पर जो रोडाइटिस होता है इसमें नंबर अधिक की बात की संख्या की, तो सबसे अधिक संख्या में अगर कोई भी निमेटोहेल्मिन्थीज में सबसे अधिक संख्या देखा जाए तो रोडाइटिस की संख्या सबसे अधिक होती है इस चीज को। इसके अलावा यह जो है ये फ्री लिविंग होता है,
ये फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र जो है जीवी होता है, और एक्वेटिक फॉर्म में मैक्सिमम जो ये प्रेजेंट होता है। तो ये मैक्सिमम नंबर इसके प्रेजेंट होते हैं और फ्री लिविंग होता है। इसी का एक स्पीसीज है, यहाँ पर हम बात करें सी एलिजेंस, इसी की एक स्पीसीज है सी एलिजेंस। तो ये सी एलिजेंस होता है, इसका जो यूज होता है वो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा इसका होता है एनसाइलोस्टोमा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं तो वो है एनसाइलोस्टोमा। इसे एनकाइलोस्टोमा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आप इसको एनकाइलोस्टोमा या एनसाइलोस्टोमा भी कह सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसको एनसाइलोस्टोमा या एनकाइलोस्टोमा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसका एक और नाम है जिसको कह सकते हैं हुक वर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हुक वर्म। यदि कभी कभी पूछता है हुक वर्म डिजीज किस पैरासाइट से होता है, तो वो एनसाइलोस्टोमा के द्वारा होता है। इसका जो लार्वा होता है, अगर लार्वा की बात करें तो इसका जो लार्वा होता है ये भी फ्री लिविंग होता है, मतलब ये फ्रीली फॉर्म में रहता है। इसका लार्वा भी जो है वो फ्रीली फॉर्म में पाया जाता है। तो ये दूसरा था एनसाइलोस्टोमा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ये यहां पर आता है एग्जांपल एंटीरोबियस। एंटीरोबियस, एंटीरोबियस को पिनवर्म के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको पिनवर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको थ्रेडवर्म के नाम से भी जानते हैं, थ्रेडवर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको जो है सीटवर्म के नाम से भी जानते हैं। तो सीटवर्म के नाम से भी इसको जो है जानते हैं, जो है एंटीरोबियस। तो पिनवर्म बोलते हैं चुन्ना रोग एक होता है, तो चुन्ना रोग जो होता है वो इसी कारण होता है, इसी पिनवर्म, जिसको लोग पिनवर्म डिजीज कहते हैं इंग्लिश में, वो एंटीरोबियस के द्वारा ही होता है। इसके अलावा एक और है ड्रैकनकुलस। चौथा ड्रैकनकुलस। देखिए जो ड्रैकनकुलस होता है, अगर ड्रैकनकुलस की बात करें तो इसको हम लोग ग्यूना वर्म के नाम से कहते हैं, तो इसको ग्यूनिया भी कह सकते हैं या ग्यूनिया वर्म के नाम से इसको जो है जानते हैं, जैसे GUINEA, ग्यूनिया वर्म के नाम से इसको जो है जानते हैं। जो ड्रैकनकुलस होता है, ये जो ड्रैकनकुलस है, ग्यूनिया वर्म है, ये डाइजेनेटिक होता है। ये डाइजेनेटिक होता है, इसमें अपने जो पूरी लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करती है। तो ये डाइजेनेटिक होता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, डाइजेनेटिक है। इसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है, जो प्राइमरी होस्ट है वो तो मैन होता है, और इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट ये इसमें जो है साइक्लॉप्स होता है। साइक्लॉप्स इसका सेकेंडरी होस्ट साइक्लॉप्स होता है। प्राइमरी होस्ट मैन होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट इसका साइक्लॉप्स होता है। पांचवा एक और है बुचीरेरिया। बुचीरेरिया, बुचीरेरिया की बात करें तो ये जो बुचीरेरिया, इसको हम लोग फाइलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं। ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न करने का काम करता है, इसलिए भी डाइजेनेटिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी डाइजेनेटिक होता है। प्राइमरी जो होस्ट है इसमें ये भी मैन है, और सेकेंडरी होस्ट होता है इसका द्वितीय पोषक, ये इसमें क्यूलेक्स या कभी कभी एडीज जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो, ये इसका जो है सेकेंडरी होस्ट होता है। तो इस तरह से कुछ इसके अलग स्पीसीज भी आपने देखे, रोडाइटिस है, साइक्लोस्टोमा, एंटीरोबियस है, ड्रैकनकुलस है, बुचीरेरिया है। तो ये इसके अलग अलग कुछ जो है यहाँ पर आपने देखा, कुछ अलग अलग कीट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आज के हम लोग का टॉपिक था, मेन तो उनका जो टारगेट था वो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स पर था, जो जनरली इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और डिजीज उत्पन्न करता है, एस्केरियोसिस डिजीज उत्पन्न करता है। ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है और डिजीज उत्पन्न करता है। हमारे जो इंटेस्टाइन वॉल है उस इंटेस्टाइन वॉल को ये इन्फेक्ट करने का काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।